क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। छन्नू देवी, तुम्हारे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं इंसान को दोबारा गलती करने का मौका नहीं देती हूँ। आप जो बोलेगी मैं करने को तैयार हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। गद्दारी के बदले मौत मिलती है दिलीप, माफी नहीं। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक आखिरी मौका दे दीजिए। जिगर इधर आओ, मैं कह रही हूं इधर आओ। भाग क्यों रहा था? नहीं अम्मा, मैं बस। पकड़ी से, मैं कहती हूँ पकड़ी से ले, मार इसको, इसको मार। चन्नू देवी, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बन के रहूंगा, आपका कुत्ता बन के रहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। कुत्तों को घी नहीं बचता, वैसे तुम्हें वफादारी नहीं बची। देखता क्या है, मार इसको, चला गोली। गोली चला जिगर। अरे छन्नू देवी जी, आपको आने की क्या जरूरत थी? किसी से फोन करवा दिया होता तो मैं खुद चलकर आपके घर आ जाता। तूने फोन उठाया होता तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे प्रभाकर भाई, सिर्फ 3 हफ्ते की तो देरी हुई है। अब वैसे भी ना छन्नू देवी का पैसा लेकर कोई कहाँ जा सकता है? वो तो हम जानते हैं। और ये जानने के बाद भी तुमने हमारा फोन नजरअंदाज कर दिया। अरे छन्नू देवी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं 3 हफ्ते के बदले 3 गुना ब्याज दूंगा छन्नू देवी, पर आप नाराज मत होइए प्लीज। तुमने पहली बार हमसे पैसा थोड़ी ना लिया है डीन। चलो उठो उठो। ये सारा कॉलेज और ये सारी जगह हमारा तो दिया हुआ है, फिर भी तुमने हमारा फोन नजरअंदाज कर दिया। वाह। अब ब्याज की अदायगी भी हम तय करेंगे। पकड़ो इसे। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? मैं इस कॉलेज का डीन आप ही की वजह से हूँ। मैं तो आपके लिए काम करता हूँ ना मैडम। मैं 3 हफ्ते के बदले 3 गुना ब्याज दे दूंगा, पर मुझे माफ कर दीजिए। पैसे के बदले पैसा लौटाओगे ना डीन, तो आज नहीं तो कल तो भूल ही जाओगे। इसीलिए 3 हफ्तों के बदले 3 उंगलियां। अरे सुनो, गाड़ी हटाओ, ये क्या तरीका है? ए बनकर। हेलो भैया, आपसे बात कर रही हूँ, गाड़ी हट। ये
ये कोई जीप पार्किंग करने की जगह है? पार्किंग लॉट वहाँ है तो गाड़ी भी वहाँ लगाओ और रास्ता क्लियर करो। ए लड़की, बहुत जबान चल रही है तेरी। हाथ भी उतना ही चलता है। गाड़ी हटाओ साइड में। बिटिया ने गाड़ी हटाने के लिए कहा ना, चल हटा हटा जल्दी। थैंक यू माँ जी, पर आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। वो बस गाड़ी हटा ही रहे थे। थैंक यू। बेटा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मानसी। वाह, इतने सालों की तलाश यहाँ पूरी होगी ये तो सोचा भी नहीं था मैंने। ये बनेगी मेरे घर की बहू। जिगर, जिगर, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? बचपन से जानती हूँ तुम्हें। जब कहीं नहीं होते हो तो यहीं होते हो। क्या हुआ, बोलो। काकी तुम्हें कब से कॉल कर रही थी। पूरे घर में ढूंढा तुम्हें, नहीं मिले तो मैं समझ गई कि तुम यहीं पे हो और सीधा यहाँ गई। चलो, काकी ने बुलाया। क्यों? बहुत खुश लग रही थी, पता नहीं क्यों। खुश? खुश क्यों लग रही थी? अब उन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया कि वो क्यों खुश है, पर तुम्हें बुलाया है। सोच क्या रहे हो? चलो चलो, अरे बाबा चलो। जी अम्मा। अरे आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए लड़की देख कर आ रही हूँ। लड़की? हाँ, इस घर की बहू बनने के सारे लक्षण है उसमें। प्रभाकर। जी दीदी। इस वक्त वो कॉलेज में होगी, उसके घर पहुंचने से पहले हमारा रिश्ता उसके घर पहुंच जाना चाहिए। जी दीदी। अम्मा, आप हमारी शादी की बात कर रही हैं? हाँ, काकी अभी इतना जल्दी क्या है? थोड़ा टाइम और रुकेंगी तो क्या पता और अच्छी लड़की मिल जाए जिसके साथ जिगर भी कंफर्टेबल हो। तुम अभी तक मुझसे मिली नहीं हो ना, इसलिए ऐसे कह रही हो। अम्मा, लेकिन हम शादी के लिए अभी तैयार नहीं हैं। हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। पर ये तो सही नहीं होना फिर। हाँ, क्या गलत है क्या सही है इसका फैसला हम करेंगे, तुम नहीं। हमने मानसी में इस घर की बहू देख ली है और वही इस घर की बहू बनेगी। तुम चलो मेरे साथ, शादी की तैयारियां करनी है, जल्दी करो। हाय पापा। हेलो। पापा ये सब क्या है? बेटा, रिश्ता आया है तेरे लिए। रिश्ता? हाँ, छंदो देवी के घर से। छंदो देवी? अरे बेटा, तू छंदो देवी को नहीं जानती? बेटा, बहुत बड़े लोग हैं, पूरे शहर में बहुत इज्जत है उनकी। अच्छा ये बता, आज उन्होंने तुझे कॉलेज में देखा था ना? अच्छा हाँ। हाँ, और बस उन्होंने तुझे अपने परिवार की बहू बनाने के लिए रिश्ता भेज दिया। और बेटा, हमने तो हाँ भी कह डाली। पापा आपने मुझसे बिना पूछे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बेटा, शादी तो करनी है ना तेरी। वो तो तेरी किस्मत अच्छी है कि खुद उन्होंने सामने से रिश्ता भेजा है। बेटा, ये फोटो देख लेना तुम। पापा मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, मुझे आगे और पढ़ना है, कुछ बनना है लाइफ में। शादी। मानसी बेटा, बैठ बैठ बैठ। देखो बेटा, हम बाप है तुम्हारे, इसलिए जो भी कर रहे हैं बेटा तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। बेटा, एक बार इस लड़के की फोटो देख ले बेटा, प्लीज।
इस मंगल अवसर पर नाचना तो सभी को बनता है छन्नो देवी। बेटे की शादी जो हुई है, नाचना तो तुमको भी पड़ेगा। चलो बजाओ। इश्क के सवाद पर जी दिल का झोंका मार के आई हूँ परोसन सैया तीखी मिर्च डाल के। हाँ इश्क के सवाद पर जी दिल का झोंका मार के आई हूँ परोसन सैया तीखी मिर्च डाल के। चखने की तरह चखले बाबू, प्रभाकर, प्रीति दुल्हन को उसके कमरे में ले जा बेटा। प्रभाकर, इन सबको नेक देकर भिजवा दो और खाना खिलाकर भेजना। आप लोग खाना खाकर जाइए। क्या हुआ बहन जी, अभी तो बच्चे ने दिल खोल के नाचना भी शुरू नहीं किया। ये थक गया है, इसे आराम की जरूरत है। बहन जी, बच्चा केवल थका हुआ ही नहीं, डरा हुआ भी है। क्या बकवास कर रही हो? पता भी है किसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो तुम? छन्नो देवी, नदी चाहे कहीं से भी निकले, आकर एक न एक दिन उसे समुद्र में मिलना ही पड़ता है। चलो रे यहाँ से। क्या जरूरत थी नाचने की? हाँ जिगर, क्या हो गया तुझे? कुछ तो अक्ल रख। बहू आ गई है, थोड़ी तो शर्म कर। जा अपने कमरे में। प्रीति, ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। कि गलत हुआ? जो हो गया वो हो गया। परेशान होने से क्या होगा जिगर? प्रीति, आज नहीं तो कल मानसी को पता चल जाएगा। फिर जो होगा उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं शायद। मैं हूं तुम्हारे साथ। माँ जी, वाह बहू, आज इस घर में तुम्हारी पहली रसोई है। हलवा तो बहुत बढ़िया बनाया। जिगर खाएगा ना तो बहुत खुश हो जाएगा। अरे बैठो ना। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना तो मैंने सोच लिया था इस घर की बहू तुम ही बनोगी। ये लो इस घर की नींव, लो ना। ये आज से तुम्हारी, आज से इस घर की देखभाल तुम ही करोगी। पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। माँ जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो ना। क्या जिगर इस शादी के लिए तैयार नहीं थे? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि वो मुझसे दूर दूर रहे। कल रात भी उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। आज सुबह भी वो बिना कुछ बोले ही चले गए। वो ऐसे ही है। ऐसा मतलब? वो बचपन से ना
बहुत शर्मिला है, उसे लोगों से मिलने जुलने में थोड़ा वक्त लगता है। मुझे लगा शायद तुम उसकी पत्नी हो, जब तुम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाएंगी ना, उसका सब कुछ दूर हो जाएगा। तुम ज्यादा मत सोचो, ठीक है? तुमने उसका बहुत अच्छा मजाक उड़ाया था। मैंने मजाक उड़ाया था? तूने मजाक बनाया था उसका। अरे लो। झूठ मत बोल। ये लो, इनसे मिलो, ये है तुम्हारे जीजा जी। अरे जीजा जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। ये है सूरज, मेरा चचेरा भाई। अच्छा, प्लीज बैठिए। अरे जीजा जी, आप मुझे कैसे पहचानेंगे? हम आप लोगों की शादी में जो नहीं आ पाए। ओह अच्छा। और तू खुद मुझे काफी सालों बाद मिल रहा है। अरे जीजा जी, आपको क्या बताएं, हम बचपन में ही दिल्ली शिफ्ट हो गए, उसके बाद हमारा कभी गांव आना हुआ ही नहीं। लेकिन जब हमें मालूम पड़ा कि मानसी ने शादी कर ली तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए नाश्ता भिजवाता हूँ। बस जीजा जी, नाश्ता पानी सब हो चुका है, बस अब तो मैं निकलूंगा। अरे इतनी, एक तो तू बिना बताए आया है, ऊपर से तू इतनी जल्दी जाने की बात कर रहा है। तूने मुझे ठीक से तेरी खातिरदारी भी नहीं करनी थी सूरज। मानसी लो, कर लो बात, अब तो मैं आता जाता रहूंगा ना। वैसे काफी क्लोज लगते हो आप और मानसी। क्लोज थे, बहुत थे। इनफैक्ट बचपन में तो हम ज्यादा ही क्लोज थे। फिर ये नालायक घर छोड़कर गया और तब से लेकर आज तक इससे एक पल की भी फुर्सत नहीं अपनी बहन से मिलने के लिए। चलो कोई। जिगर, जिगर, आप बैठिए, मैं देखता हूँ। ठीक है, आया माँ। तुम ना उसके बाद आई थी। जी अम्मा। क्या हो रहा है अंदर? माँ, मानसी का भाई आया हुआ है। सगा है? अच्छा, चेहरा है शायद। कैसा मर्द है रे तू, किसी को भी अपने बेडरूम में बिठा लेगा? अम्मा क्या बोल रही हैं आप? इतना सा अंतर नहीं समझता, किसको बेडरूम में बिठाना है और किसको बाहर? वो मानसी का भाई है। सगा नहीं है ना, बेडरूम सिर्फ तुम दोनों का है, वहां और कोई नहीं चाहिए, समझा ना? अरे चाची जी, चरण स्पर्श, जब हम आए थे तो आप थे ही नहीं, इसलिए हमने सोचा जाते जाते आपका आशीर्वाद ही लेते जाऊं। आशीर्वाद के साथ साथ एक सलाह भी ले लो। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जब सर पर बजते हैं ना, अच्छे नहीं लगते। क्या मतलब चाची जी? अगली बार जब आओगे तो फोन किए बिना बताना। प्रभाकर, इन्हें देर हो रही है, बाहर का रास्ता दिखाओ। जी। घर जाना है। आइए। माँ जी, वो सूरज चला गया? हाँ बेटा, उसे देर हो रही थी इसलिए चला गया। अरे पर उसे... कोई बात नहीं, तुम जाकर आराम करो, वो फिर आ जाएगा। बेटा, जब तेरे बाबूजी हमें छोड़कर चले गए थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मैं जब भी तुझे देखती हूं तो ऐसा लगता है वो हमारे सामने है। ये देख, वो अक्सर यहीं बैठते थे और जब भी मैं इस कुर्सी पर बैठती हूँ, इस गमछे को खुद पर डाल लेती हूँ। ये गमछा तेरे बाबूजी का है। अब मैं चाहती हूँ ये गमछा तू ले ले, इससे उनका आशीर्वाद बना रहेगा तुझ पर। माँ, मैं तो बहुत छोटा था जब बाबूजी चल बसे। मैं तो ढंग से जानता भी नहीं कि वो असल में क्या चाहते थे। तो आप मुझसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि मैं उनकी जगह ले सकता हूँ? माँ बेटा, उम्मीद नहीं, यकीन है, और ये मेरा आदेश है। तू एक ना एक दिन इस कुर्सी पर जरूर बैठेगा, और इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। माँ, मैं थक चुका हूँ कुछ और बन कर। मुझे मेरे जैसा बनने के लिए जब आपने मुझे रोका, तब मुझे इस कुर्सी से नफरत हुई है। माँ, आपने कहा मैं शादी कर लूँ, मैंने शादी कर ली, लेकिन मैं ये कुर्सी कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बाबूजी जैसा नहीं बन सकता। माँ, मैं आप जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं नहीं बन पा रहा हूँ।
कि ये इस महीने का अकाउंट्स है, कहाँ कितना गया, कहाँ से कितना आया, मैंने सब दर्ज कर दिया इसमें। आप बहू बैठो। प्रीति, ये सब कुछ बहू को दे देना, कल से यही संभालेगी। बिल्कुल माँ जी, मैं आपका सारा काम संभाल लूंगी। वैसे अब तक प्रीति ही सारा अकाउंट्स का काम संभाल दिया है ना? अरे बहुत गुनी है ये, तभी तो मैंने इसकी पढ़ाई अकाउंट्स में करवाई। और प्रीति इस घर में कब से है? बचपन से। इसके पिताजी तुम्हारे ससुर जी के साथ काम करते थे, एक हादसे में उनकी मौत हो गई, तब से ये हमारे साथ ही रहती है। तो आपने तो फिर प्रीति को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार किया होगा ना? बिल्कुल, इसमें और जिगर में मैंने कभी कोई फर्क नहीं समझा। तभी दोनों भाई बहन में काफी प्यार दिखता है। जिगर, जिगर, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ नहीं। कुछ नहीं? अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? एक मिनट मेरी बात सुनो। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है? तो फिर क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हो? बेझिझक कहिए प्लीज। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ये सब पसंद नहीं। पसंद नहीं है? मतलब मानसी, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब मुझसे नहीं। जिगर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें कोई चीज ऐसी है जो परेशान कर रही है, या तुम मुझे बताना चाहते हो? तुम मेरी तरफ देखो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? हम तुम्हारी बीवी, हमें जाने का हक है। तुम मुझे बताओ क्या हुआ? जिगर, जिगर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद थी तो तुम मुझे यूं ही छोड़ देते या इस रिश्ते से मना कर देते। कितनी अच्छी लग रही है ना साड़ी प्रीति। तू मेरे कपड़े पहनकर दिखा ना, ये ले, तू ट्राई कर, कैसी लगती है तेरे पे? हाय, कितनी अच्छी लग रही है तू, ये देख, जाना पहन के दिखा। वाह, अच्छी लग रही है ना? प्रीति, क्या हो रहा है ये? हाँ? बाकी जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बस बहुत सुन लिया और बहुत देख लिया। माँ, आप अभी इसी वक्त इस लड़की को इस घर से बाहर फेंकिए। यार क्या कह रही है? इसका भी तो घर है। ये प्रीति का घर नहीं है, और अगर ये लड़की इस घर में रही तो ये हमारा घर बसने नहीं देगी। चलो तुम। मानसी, तुम जा। चली जाओ यहाँ से। तुम गलत समझ रही हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से और दोबारा लौटकर वापस मत आना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम जिगर का ख्याल रखना, उसे समझने की कोशिश करना। वो मेरे पति हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लीज जाओ यहाँ। जाओ। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हमारी मुलाकात हो रही है। शादी जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जिसके लिए लड़के लड़कियों को मानसिक तौर पर तैयार होना बहुत जरूरी होता है। हमारे समाज की मानसिकता यह है, अगर लड़का बिगड़ा हुआ है, उसमें कोई दोष है,
अगर वो अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रहा है तो उसकी शादी करवा दो, वो जिम्मेदार बन जाएगा। शादी पल दो पल की नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों तक का बंधन है। पूरी जिंदगी एक साथ बिताने के लिए बहुत जरूरी होता है कि लड़के लड़कियां एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने समझे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन दोनों के बीच गलतफहमी घर कर जाती है, जिसके दुष्परिणाम उनके शादीशुदा जीवन पर पड़ते हैं। आखिर क्यों? जिगर और मानसी पति पत्नी होने के बावजूद भी पति पत्नी की तरह नहीं जी रहे थे। क्या जिगर की शादी करवा के छन्नो देवी ने बहुत बड़ी गलती कर दी? ऐसा क्या राज है जिगर की जिंदगी में जो खुलने पर मानसी के जीवन में भूचाल लाने वाला है? आइए देखिए। जिगर, आपके और उस प्रीति के बीच में आखिर है क्या? वो मेरी दोस्त है, इकलौती दोस्त और कुछ भी नहीं। ऐसी दोस्त जिसे आप मेरे कपड़े पहनकर देखना चाहते थे? तुम गलत समझ रही हो। अक्सर जो दिखाई देता है वो वैसा ही हो जरूरी नहीं है। प्रीति मेरी बचपन की दोस्त है, हम साथ में पले बड़े हैं। वो मुझे अच्छे से जानती थी और कुछ भी नहीं है। जानना तो मैं भी चाहती हूँ, मैं आपको सुनना चाहती हूँ, आपको सुनने के लिए मैं तड़प रही हूँ। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जितने कंफर्टेबल आप उस प्रीति के साथ फील करते हैं, वो कंफर्टेबल आप मेरे साथ क्यों नहीं हो सकते? मुझे उसके सामने कुछ बनने की जरूरत नहीं थी मानसी। मैं जैसा हूँ मुझे वो वैसे एक्सेप्ट करती थी। कैसे हैं आप? और ऐसी कौन सी बात है जो वो जानती थी और मैं आपकी पत्नी होने के बावजूद नहीं जानती हूँ? उसे बताने की जरूरत नहीं थी, उसे सब दिखाई देता था। दिख तो मुझे भी रहा है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? माँ आपको बैठा बिठाया बिजनेस दे रही है, आपसे वो नहीं संभाला जा रहा है, आप इस शादी से खुश नहीं? तुम जानती क्या हो हमारे बिजनेस के बारे में? मेरे बारे में मैं कैसा हूँ तुम जानती हो क्या कुछ? तो आप बताइए ना, मैं आपको जानने के लिए तैयार हूँ। तुम सुन तो लोगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। जिगर, कब तक भागते रहोगे खुद से? तुम्हारी प्रॉब्लम जो भी हो, पर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं हो सकती कि तुम्हें मेरी तकलीफ दिखाई ना दे। नहीं, ये नहीं, पीछे देखो। हाँ हाँ, ये ठीक है। क्या रे प्रभाकर, शिव प्रताप, हर आए मेहमान से ऐसे पेश आएगा? तेरी मालकिन ने तमीज नहीं सिखाई क्या? ये मालकिनी है शिव प्रताप, जिनकी वजह से तू मेरी तमीज देख रहा है, वरना इतना बोलने के बाद तू यहाँ जिंदा नहीं खड़ा रहता। प्रभाकर, तू यहाँ क्यों आया? देख छन्नो, तेरा मर्द मेरा दोस्त था, हम लोगों ने शहर बांट रखा था। आधे शहर में वो काम करता था और आधे में मैं। न मैंने कभी उसके काम में टांग अड़ाई, न उसने मेरे धंधे में। लेकिन जब से तूने धंधा संभाला है ना, मेरा धंधा सिमट के रह गया है। चल, मुझे फिर भी कोई मुश्किल नहीं, पर कल जब मेरा माल बॉर्डर पर पकड़ा गया तब पता चला कि तू वहां भी अपने पैर पसार रही है। फिर तो तुझसे मिलना जरूरी था, इसलिए मिलने आया हूं। अगर तू मेरे पति का अच्छा दोस्त होता तो उनके जाने के बाद उनका धंधा हड़पने की कोशिश नहीं करता। मुझे इस आधे आधे की हिस्सेदारी में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तूने नियम तोड़ा है। तो जो दिक्कत है दूर करते हैं, फिर से शहर बांट लेते हैं। चल 50-50 का काम करते हैं। ना मैं तेरे धंधे में घुसूंगा, ना तू मेरे धंधे में घुसेगी। अब वो वक्त जा चुका है शिव प्रताप। अब जितना कुछ है उसी में खुश रहने की कोशिश कर, वरना वो भी चला जाएगा। ए छन्नो, आधा देने आया था, पर अब शायद पूरा ही धंधा मेरा होगा। अरे जिगर, तू इतना बड़ा हो गया, अपने चाचा पे गोली चलाएगा? चलाना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर 1 मिनट भी तू यहाँ रुका तो मुझे मजबूरन चलानी पड़ जाएगी। चल निकल जा। बहुत हुआ शिव प्रताप, अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ, तेरी वजह से मैं अपने बेटे में अपने पति को देख रही हूँ। चल जा, मैंने तुझे माफ किया। ज्यादा दिन तक ये खुशी टिकने वाले नहीं है छन्नो। आज जा रहा हूँ, अब जब आऊंगा तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा तेरे पास। ए शिव प्रताप, वापस लौटने का दिमाग में ख्याल भी मत लाना, समझ में आई? तेरे जैसे ना जाने कितनों की चिता पर ये धंधा खड़ा है। एक और चिता चल जाएगी और माथे पे शिकन भी नहीं आएगी। चल निकल। चलो चल निकल।
माँ आप आराम कीजिए, आज से बिजनेस मैं ही संभालूंगा। जिगर भाई, अरे ये सब क्या है? जिगर, ओ आई एम सॉरी, तुम्हें ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है ना, तो सब बुरा लगने वाली क्या बात है? सब अच्छा है। वो एक्चुअली मैं क्या कह रही थी कि हमारी सुहागरात नहीं हो पाई थी और माँ जी ने कहा कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने ये कमरा अपने हाथों से सजाया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वैसे जिगर, वो मैं क्या कह रही थी कि तुम सॉरी, ये मुझसे नहीं हो सकता। जिगर, नहीं हो सकता। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है मानसी, लेकिन आई एम सॉरी, ये भी सब मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे आप सिर्फ इतना बता दो कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पसंद नहीं है, जो इस हद तक आपको मेरे करीब आने से रोकती है। तुम मेरे कमरे में क्यों देख रहा था? नहीं भैया, हम आपके कमरे में नहीं देख रहे थे भैया। बोलते हैं साले। भैया हम सच कह रहे हैं, हम तो बस ये सामान रखने आए थे, गिर गया गलती से, माफ कर दीजिए। झूठ बोलता है, सच बता। भैया गलती हो गई, क्यों देख रहे थे भैया। जिगर, क्यों मार रहे हो इसे? क्यों झांक रहा था? बता क्यों झांक रहा था? कमरे में झांक रहा, बता मेरे कमरे में क्यों झांक रहा था? साले झूठ बोलता है, बता। जिगर, क्यों मार रहे हो इसे? साले झूठ बोलता है। जिगर, वो माफी मांग रहा है ना, जाने दो उसे। गलती की सजा माफी नहीं है, गलती के लिए सजा मिलती है जो कि है मौत, सिर्फ मौत। क्यों अम्मा, सही बोला ना मैंने? गद्दारी के बदले मौत मिलती है दिलीप, माफी नहीं। देखता क्या है, मार इसको, चला गोली। सही बोला ना मैंने? माँ जी आप उसे रोकिए, वो मार डालेगा। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। जिगर, ये आप नहीं हो, आप छोड़ो इसे। जिगर मर जाएगा वो। जिगर, आप ये नहीं हो। यही तो चाहते हो ना आप सब, यही तो चाहते हो ना मैं ऐसा बनूं। अब मैं ऐसा बन रहा हूं तो क्या दिक्कत है आप सबको? मैं यही हूं, मैं ऐसा ही हूं। जिगर, मुझे नहीं मालूम कि आपको क्या हुआ, पर आप ये नहीं थे, ये आप कभी नहीं थे। इसको हर इंसान का व्यक्तित्व उसकी भावनाएं बनाती है कि वो क्या सोचता है, वो अपने आप को कैसे देखता है, कैसे बर्ताव करता है।
इस सब का कारण हमारे शरीर में बन रहे हार्मोन्स होते हैं। अक्सर हम अपनों के प्यार के दबाव में आकर वो बनने की कोशिश करते जो हम होते नहीं। जीवन का यह पड़ाव बहुत ही कठिन और पीड़ादायी होता है। जिगर छन्नो देवी के लिए वो बनने की कोशिश कर रहा था जो वो असल में था ही नहीं। हिंसा करना तो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। अपने आप को धोखा देकर, अपनी असलियत को छुपाकर जिगर छन्नो देवी की इच्छाओं को अपनाना चाह रहा था। ये सब कुछ क्षणों के लिए ठीक है, लेकिन जिंदगी भर ऐसे जीवन बिताना जिगर के लिए बहुत मुश्किल था। अब वो उस रास्ते पर चल पड़ा था जिस पर एक एक कदम उठाना उसके लिए पीड़ादायी था। कब तक जिगर अपनी आत्मा को धोखा देता रहेगा? कब वो अपने व्यक्तित्व को ठीक उसी तरह अपनाएगा जैसा वो है? हमारी सुहागरात नहीं हो पाई थी और तो मैंने ये कमरा अपने हाथों से सजाया, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। माँ जी, माँ जी, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे छुपाई जा रही है? जिगर ऐसे क्यों बिहेव करता है? वो इस शादी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? माँ जी, मैं जानती हूँ कि कुछ तो बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है और मुझे जाने का हक है ना। आप प्लीज मुझे बताइए कि जिगर कहाँ है। माँ जी, प्लीज जिगर को वापस लाइए। मैं जिगर के बिना नहीं रह पाऊंगी। माँ जी, प्लीज प्लीज जिगर को वापस लाइए। अरे वाह, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? छन्नो देवी खुद मेरे यहाँ। देख शिव प्रताप, तुझे धंधे में 50-50 चाहिए, लेकिन मैं तुझे 100% दूंगी। अगर मेरे बेटे के गायब होने के पीछे तेरा हाथ है तो बता दे, बता दे मेरा बच्चा कहाँ है। मुझे ऐसा कुछ करना होता तो सालों पहले करता, मगर मुझ पर अभी भी तेरे पति की दोस्ती का प्रभाव है। माना कि मैं लालची हूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता कि तेरा बेटा कहाँ है। कहाँ हो जिगर, कहाँ है मेरा बच्चा? बहू, कहाँ चली गई थी तुम? कितना फोन किया मैंने तुम्हें। बहन जी, हम रिपोर्ट लिखवाने गए थे पुलिस स्टेशन। बहू,
तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारे यहाँ से कोई पुलिस स्टेशन ना ही जाता है, ना ही पुलिस स्टेशन से कोई यहाँ आता है। पर माँ जी, जिगर क्या सिर्फ आपका ही बेटा है? वो हमारा पति भी तो है। अगर आप उसे ढूंढ नहीं पा रही हैं तो मैं उसे ढूंढ लूंगी। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद को ढूंढ लिया। जिगर, क्या ये आप हो? आखिर जिस बात का मुझे डर था तूने वही किया। एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। पूरी जिंदगी वही तो करता आया हूं, हमेशा आपके बारे में सोचता आया हूं। नहीं, आपको कोसता था कि मैं ऐसा क्यों पैदा हुआ हूं। आपकी आंखों में नफरत और शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए हमेशा उस होड़ में भागता रहा जो मैं कभी था ही नहीं। माँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है माँ, नहीं होता है, क्योंकि मैं जान गया था कि ना ही आप और ना ही मान से मुझे कबूल करेगी, इसलिए मैंने खुद को कबूल कर लिया है माँ। ना बड़ा धोखा। जिगर, मैंने तुम्हें हजारों बार पूछा था ना कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुमने मुझसे एक बार भी सच नहीं कहा। क्यों मुझसे शादी की? क्यों मेरी जिंदगी खराब कर दी तुमने? तुम्हें जवाब देना होगा कि तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब की जिगर। मैं तो तुम्हें देख के ही समझ गई थी कि तुमने सालों से अपने अंदर एक तूफान दबाए रखा है। मैंने ये बात तुम्हारी माँ को भी कही थी कि नदी चाहे जितनी भी बहे, एक दिन आकर उसको समुद्र में मिलना होता है। दिन का नाच आज पूरा करेंगे। बजा ढोलक। कहाँ कहाँ लेके घूमत रही ऐसी, बॉडी के गर्मी बा हीटर से बेसी। कहाँ कहाँ लेके घूमत रही ऐसी, बॉडी के गर्मी बा हीटर से बेसी। कादूनी काहे फेंक दहिया से लूटी। नहीं माँ जी, रुक जाइए। अब आप जिगर को मार नहीं सकते। बचपन से लेकर आज तक जिगर ने बहुत कुछ सहा है, और अब आप जिगर के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब जिगर ने अपना रास्ता चुन लिया है, और मुझे लगता है माँ जी कि आपको और मुझे जिगर की सच्चाई एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मुझे आज तक लगता था जिगर की सिर्फ मुझे ही तकलीफ है, पर
बचपन से लेकर आज तक जिगर ने बहुत कुछ सहा है। उसके सामने मेरी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। जिगर, तुम्हें ना समझने के लिए सॉरी। मुझे माफ कर दो। जिगर जिंदगी भर अपनी पहचान को सिर्फ इसलिए छुपाता रहा क्योंकि उसकी मां छन्नो देवी जिगर की पहचान को अपने लिए अभिशाप समझती थी। उसका शरीर तो एक मर्द का था, लेकिन उसकी आत्मा एक किन्नर की थी। जिगर के लिए संघर्ष सिर्फ ये नहीं था कि वो एक मर्द की जिंदगी जी रहा था। पानी तो उसके सर के ऊपर से तब चला गया जब उसकी मर्जी के खिलाफ छन्नो देवी ने उसकी शादी मानसी से करवाकर उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कहते हैं ना, सहन करने की भी एक क्षमता होती है। अपनी पहचान बनाने के लिए जिगर ने उस रास्ते को अपना लिया जो शायद उसे बहुत पहले अपना लेना चाहिए था। उसने खुद को वो शरीर दे दिया जो उसकी आत्मा चाहती थी और वो एक किन्नर में तब्दील हो गया। हमारे समाज में ट्रांसजेंडर और किन्नरों ने बहुत अपमान और दुख झेले हैं। उन्हें कभी भी बराबरी का दर्जा मिला ही नहीं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। ट्रांसजेंडर और किन्नर मुख्य धारा में आ रहे हैं। जो समाज लिंग के आधार पर भेदभाव करता है वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। जिगर ने अपनी पहचान पा ली। मानसी ये समझ गई कि असली पीड़ित वो नहीं, असली पीड़ित तो जिगर है जो बचपन से छन्नो देवी के अत्याचार को सहन करता आ रहा है। मानसी ने जिगर को तलाक दे दिया और छन्नो देवी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया और उसके सारे गैर कानूनी धंधे बंद हो गए। हमारे देश में हर व्यक्ति को हमारा संविधान वो आजादी देता है कि वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जिए। अपनी पहचान छुपाकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि गर्व से अपनी पहचान के साथ जीना चाहिए। जो इंसान खुद के साथ खुश नहीं हो वो दूसरों के साथ खुश कभी नहीं रह सकता। अब मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूं। जुर्म की एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।